आप सभी को नमस्कार। हम पिछली सीरीज से चर्चा कर रहे हैं मैथिलीशरण गुप्त का मुक्तक काव्य साकेत की। साकेत में भी उसके नाम सर्ग की, जिसमें उर्मिला का विरह वर्णन निकल कर के सामने आता है। अब तक हमने देखा कि कवि अपनी विरह वेदना को बताने के लिए उर्मिला वेदना को अपना साथी मानती है, तो कभी वर्षा ऋतु बीतने पर जब शरद ऋतु आते हैं और शरद ऋतु में खंजन पक्षी और हंस लौट कर के आते हैं और चारों तरफ हरियाली का वातावरण छा जाता है, तो उनके अंदर अपने प्रियतम की छवि देखती है। कभी वे पतंगा और दीपक को देखती है, तो दीपक के प्रति पतंगा का जो उत्कृष्ट प्रेम है, उस प्रेम में अपनी झलक देखती है। इसके अलावा कभी वो नींद को बुलाती है कि अगर नींद आ जाए तो उसके प्रियतम स्वप्न में आकर के उसे मिल जाएंगे। तो कभी चातक पक्षी के द्वारा अपनी विरह वेदना को व्यक्त करती है। अब आगे, सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा, निर्मल जल अंतक स्थल भर के, उछल उछल कर छल छल करके, थल थल तर के कल कल धर के, बिखराता है पारा, सखी निरख नदी की धारा। यहाँ पर उर्मिला विरह वेदना में तो ग्रसित है ही, लेकिन शरद ऋतु आने पर नदी की शोभा का वर्णन करती हुई अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, इस नदी की धारा को देख। सखी निरख नदी की धारा, क्या देख इसमें? ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा, कि इस धारा में झिलमिलाते हुए तारे ऐसे प्रतीत होते हैं। रात का वातावरण है और रात के वातावरण में चारों तरफ शांति छाई हुई है। नदी का स्वच्छ जल अपनी ध्वनि के साथ में बह रहा है और खुले आसमान में तारे चमक रहे हैं। उन तारों की परछाई उस स्वच्छ जल में, नदी के जल के अंदर दिखाई देती है। तो एक क्षमा यहाँ पर भानती है उर्मिला, अपनी सखी से कहती है कि इस धारा में झिल मिलाते हुए तारे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो किसी सुंदरी या किसी रमणी के आंचल में सितारे लगे हुए हों, और वो आंचल शिथिल है, हिल नहीं रहा है, क्योंकि वातावरण शांत है। और वातावरण शांत होने के कारण नदी का जल बह तो रहा है, लेकिन चारों तरफ स्थिरता है, शांति का वातावरण है, हवा नहीं चल रही है। तो एक समा यहाँ पर बांधती हुई उर्मिला कहती है कि ऐसा लगता है, ये जो तारे झिलमिला रहे हैं नदी के पानी के अंदर, ऐसा लगता है जैसे कोई सुंदरी का आंचल जिसमें सितारे चमक रहे हैं, और वो सितारों से भरा हुआ आंचल, क्योंकि नदी जब बहती है तो उसका पानी थोड़ा बहुत हिलता है, तो ऊपर जो तारों की परछाई है, वो परछाई भी धीरे धीरे हिलती है। तो ऐसा लगता है कि किसी रमणी या किसी सुंदरी का आंचल लहरा रहा है। निर्मल जल अंतः स्थल भर के, आके उर्मिला अपनी सखी से उस बहती हुई नदी, उस सर्दकालीन सौंदर्यपूर्ण वातावरण में बहती हुई नदी का वर्णन करती हुई कहती है कि निर्मल जल अंतः स्थल भर के, किस नदी की धारा का निर्मल जल अंतः स्थल भर के, अर्थात पृथ्वी के हृदय को भरकर नदी पृथ्वी के ऊपर बह रही है, उसी की एक कल्पना करती है कि सुंदरी के रूप में, कि इस नदी की धारा का निर्मल जल पृथ्वी के हृदय को भरकर उछल उछल कर छल छल करके
ध्वनि, जो पानी की ध्वनि जब वो बहता है तो कल कल की ध्वनि, छल छल की ध्वनि उस पानी से निकलती है, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि इस नदी की धारा का निर्मल जल पृथ्वी के हृदय को भरकर उछल उछल कर और छल छल करता हुआ थल थल तर के कल कल धर के करके, यानी भिगोता हुआ, कि प्रत्येक स्थान को भिगोता हुआ, थल थल तर के प्रत्येक स्थान को भिगोता हुआ और कल कल धर के और कल कल की मधुर ध्वनि करता हुआ वह बह रहा है। बिखरता है पारा। ये धारा ऐसी प्रतीत होती है कि मानो, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण शांत है, आकाश में तारे चमक रहे हैं, तारों की परछाई नदी के पानी में पड़ रही है और नदी के बहने के वेग के कारण वो झिलमिलाते हैं उस पानी में, तो उर्मिला को ऐसा प्रतीत होता है कि वो तारे नहीं जो झिलमिला रहे हैं पानी में, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चारों तरफ पारा बिखरा हुआ है। सखी निरख नदी की धारा, अपनी सखी को संबोधित करती हुई ये सारी बातें उस सर्दकालीन ऋतु की बहती हुई नदी का कलरव उर्मिला अपनी सखी से कहती है। अगर इसकी विशेषता की हम बात करें तो नाद सौंदर्य, नाद सौंदर्य कहते हैं कि किसी ध्वनि को शब्दबद्ध करना। तो इसमें नाद सौंदर्य की दृष्टि से ये सारी की सारी पंक्तियां उत्कृष्ट आती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि उछल उछल, छल छल, थल थल, कल कल। तो ये सारे जो शब्द हैं एक नाद सौंदर्य व्यक्त कर रहे हैं और उसके कारण एक बिंब बनता है। इन पंक्तियों में अगर अलंकार हम देखें तो ढलमल ढलमल, झलमल झलमल में वृत्यानुप्रास अलंकार है। चंचल अंचल में स्वरों और व्यंजनों की एक रूपता होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार है। और धारा पर अंचल की तथा पारे की संभावना होने के कारण वस्तुत प्रेक्ष्य अलंकार इन पंक्तियों के अंदर मौजूद है। अगली पंक्तियां देखते हैं। लोल लहरी डोल रही है, भ्रू विलास रस घोल रही है, इंगित ही में बोल रही है, मुखरित कूल किनारा, सखी निरख नदी की धारा। उसी प्रसंग में शरदकालीन ऋतु में बहने वाली नदी की कलकल की आवाज़ और उसका सौंदर्य, उसका वर्णन करती हुई विरहिणी उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि ये सखी लोल लहरियाँ डोल रही है। लोल लहरियाँ कहते हैं चंचल तरंगे या चंचल लहरें। लोल लहरियाँ डोल रही हैं कि ये सखी नदी की धारा में चंचल लहरें इधर उधर घूम रही है। स्वाभाविक है कि नदी जब बहती है और नदी बहने के साथ में उसके पानी के वेग के कारण पानी में उतार चढ़ाव आता है, तो उतार चढ़ाव ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है कि ऐसा लगता है कि नदी की चंचल जो लहरें हैं वो इधर उधर मस्ती में घूम रही हैं, डोल रही हैं। भ्रू विलास रस घोल रही है। वो ऐसा लगता है कि जैसे जो युवतियों के बोहों के संकेत से उत्पन्न आनंद दे रही हो, कह कुछ नहीं रही हैं, वो सिर्फ उनके कलकल की आवाज़, एक ध्वनि निकल रही है और अपनी मस्ती के मस्त में वो घूम रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक सुंदरी अपने मुख से कुछ नहीं कह करके अपने भौहों के संकेत मात्र से समझाने का प्रयास कर रही है, इंगित ही में बोल रही है। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है मानो एक मुग्धा, एक सुंदरी नायिका लज्जा के कारण, शर्म के कारण वाणी से कुछ नहीं बोलकर संकेत मात्रों से अपने भावों को प्रकट कर रही है। इंगित ही में बोल रही है। वो जो बहती हुई नदी में जो धाराएं, चंचल धाराएं या चंचल लहरें हैं, उनको देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई मुग्धा नायिका लज्जावश बोल नहीं रही है और इंगित मात्रे की सारे मात्र से समझाने की या भावों को प्रकट करने का प्रयास कर रही है। मुखरित कूल किनारा, और जब वे किनारे से टकराती हैं
तो सारा किनारा मधुर ध्वनि से ध्वनित हो जाता है। स्वाभाविक बात है कि जब नदी में लहरें चलती हैं तो लहरों में पानी ऊपर नीचे होता हुआ किनारे पे आकर के टकराता है, और उस किनारे पे टकराने से एक अलग प्रकार की ध्वनि प्रकट होती है। तो यहाँ पर विरहिणी उर्मिला को ये लगता है कि जब वो लहरें रूपी सुंदरी नायिका अपने इशारे से बात कर रही है तो उसके इंगित करने से वो अपने भावों को समझाने का ठीक उसी प्रकार प्रयास कर रही है जैसे मानो नदी के अंदर लहरें जब उसके तट से टकराती है और उनसे जो ध्वनि निकलती है वो एक भावों को समझाने का एक मुग्धा नायिका का इशारा मात्र है। अब इनकी विशेषता की हम बात करें तो यहाँ जो लहरों का मुग्धा नायिका के रूप में जो वर्णन किया गया है वो अत्यंत सार्थक, भावपूर्ण और मार्मिक वर्णन जान पड़ता है। दूसरा इसकी विशेषता है कि कूल किनारा, क्योंकि कूल का मतलब भी किनारा होता है और किनारा का मतलब भी किनारा होता है। तो इससे एक तरफ तो ये झलकता है कि ये विरोधाभास अलंकार है, नहीं पुंडुक्ति दोष अलंकार है, क्योंकि एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन भावों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का एक जरिया भी है। तो इन पंक्तियों से ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं पुंडुक्ति नज़र नहीं आती, बल्कि भावों को और विशेष रूप से प्रभावशाली रूप से प्रकट करवाना चाहता है, और इसके कारण उसके बोलने के तरीके, उसके वक्तव्य में एक अभिवृद्धि होती है। तो यहाँ पर इसको पुंडुक्ति दोष हम नहीं कह सकते, बल्कि यह तो इसके प्रयोग में एक गुण नजर आता है। अब इनके अलंकारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उपमान लहरों का कथन होने के कारण रूप कांति शोक्ति अलंकार इसमें झलकता है। दूसरा, लोल लहरियां डोल रही हैं, भूप रस घोल रही है, इसमें रूपक अलंकार है। तीसरा, इंगित ही में बोल रही है, इसमें एक विरोध का आभास है, और विरोध का आभास होने के कारण इसमें विरोधाभास अलंकार झलकता है। इसके अतिरिक्त मुखरित कूल किनारा में कूल और किनारा दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द एक पुनरुक्ति का भाव लिए हुए है, एक आभास मात्र है, इसलिए आभास मात्र होने के कारण पुनरुक्ताभास अलंकार इसमें दिखाया गया है। अगली पंक्तियां, पाया अब पाया वह सागर, चली जा रही आप उजागर, कब तक आवेंगे निसागर, अवधि दूतिका द्वारा सखी निरख नदी की धारा। शरदकालीन ऋतु में बहने वाली नदी की धारा को देखकर विरहिणी उर्मिला के हृदय के अंदर जो भाव जागृत होते हैं, उन भावों को वो अपनी सखी को संबोधित करती हुई बताने का प्रयास कर रही है। कहती है, पाया अब पाया वह सागर। यहां पर नदी को एक नायिका का रूप दिया है यहां पर उर्मिला ने। जिस प्रकार नदी नायिका है और उनका प्रियतम सागर है, समुद्र है, वह पूर्ण गति के साथ में चली जा रही है अपने प्रियतम से मिलने के लिए, अर्थात नदी की धारा समुद्र में जाकर के मिलती है। इसी बात को लेकर के उर्मिला कहती है कि नदी की प्रियतम से मिलने की इच्छा नायिका के रूप में कल्पना करती हुई अपनी सखी को संबोधित करती हुई कहती है कि हे सखी, पाया अब पाया वह सागर, अपना प्रियतम सागर अब मिला, पाया अब पाया, अब मिला, बार बार एक उत्सुकता यहाँ पर जागृत हो रही है। इस आशा से चली जा रही आप उजागर, वह नदी रूपी सुंदरी नायिका
पूर्ण वेग से चली जा रही है अपने प्रियतम से मिलने के लिए। कब तक आवेंगे निसागर, अवधि दूतिका द्वारा। यहां नदी अपने प्रियतम से मिलने के लिए पूर्ण वेग से जा रही है, अर्थात नदी समुद्र की तरफ अग्रसर हो रही है। नायिका उनमें अपने भावों को देखती है और वो कहती है कि कब तक आवेंगे निसागर, अवधि दूतिका द्वारा, कि न जाने मेरे प्रियतम भी अवधि रूपी नायिका के द्वारा कब तक आएंगे। अर्थात जिस प्रकार कोई दूती नायिका और नायक को मिलाती है, ठीक उसी प्रकार उर्मिला ये सोचती है कि वनवास की अवधि समाप्त होने पर समय बहुत कम है। अवधि रूपी नायिका के लिए कहती है कि समय कम है और वो अवधि जैसे ही खत्म हो जाएगी मेरे प्रियतम लौट करके मुझसे मिल जाएंगे। ठीक उसी प्रकार नदी तीव्र गति से चल रही है अपने प्रियतम समुद्र से मिलने के लिए, और समय की धार में वो चलती चलती एक दिन वो अवधि समाप्त हो जाएगी और वो अपने प्रियतम समुद्र से जाकर के एकाकार हो जाएगी। इसमें विशेष की हम बात करें तो नदी पर विरहिणी नायिका का आरोप बहुत ही भावपूर्ण है। अलंकार देखें तो नदी पर नायिका का आरोप है, पर नायिका का कथन नहीं है, एक आरोप मात्र है नायिका का। वह केवल उपमा नदी के कथन को ही व्यक्त कर रहा है। इसलिए नदी के कथन को व्यक्त करने के कारण रूपकांति शोक्ति अलंकार इस गीत के अंदर मौजूद है। दूसरा, अवधि दूतिका। यहाँ पर अवधि पर दूतिका का अभेद आरोप लगाया गया है, इसलिए अभेद आरोप लगाने के कारण रूपक अलंकार इसमें झलकता है। अगली पंक्तियों को देखते हैं। मेरी छाती दलक रही है, मानस सफरी ललक रही है, लोचन सीमा झलक रही है, आगे नहीं सहारा, सखी निरख नदी की धारा। शरदकालीन ऋतु में नदी की निर्मल धारा को देखकर विरहिणी उर्मिला की जो विरह व्यथा है, जो विरह का जो भाव है, जो वेदना का जो भाव है, वो अत्यंत तीव्र हो जाता है। और उस वेदना की तीव्रता को वो अपनी सखी के माध्यम से व्यक्त कर रही है कि हे सखी, मेरी छाती दलक रही है। दलकना अत्यधिक दुखी होना, कि मेरी छाती अत्यधिक दुखी हो रही है विरह के कारण। मानस सफरी ललक रही है, और मेरे हृदय रूपी मछली, मानस सफरी हृदय रूपी मछली प्रियतम से मिलने के लिए अत्यंत आतुर है, तड़प रही है। और लोचन सीमा झलक रही है। उस विरह की आतुरता के कारण, प्रियतम की स्मृति आने के कारण, उससे मिलने की आकांक्षा के कारण, विरह दुखी के कारण मेरी आंखें अपनी पूर्ण शक्ति के साथ आंसू बहा रही है, क्योंकि आगे नहीं सहारा। प्रियतम के वन में चले जाने पर अब मेरा कोई सहारा नहीं रह गया है। वह दिन रात अपने प्रियतम लक्ष्मण के लिए आंखों से आंसू बहाती रहती है। और शरद ऋतु में, चाहे ऋतु शरद ऋतु हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे वो खंजन पक्षी के द्वारा हो, चाहे निदिया के द्वारा हो, चाहे पतंगे के द्वारा हो, चाहे मछली के द्वारा हो, अपनी विरह वेदना के दर्द को वो झलकाती है और अपनी प्रिय सखी को अपने मन की वेदना को वो बताती है। सखी निरख नदी की धारा, वो सखी से कहती है कि ये सखी, इस नदी की धारा को देखो, और इस नदी की धारा में बहते हुए जो मेरे भाव है, मेरी जो वेदना है, मेरा जो दर्द है, जिससे मेरा हृदय तड़प रहा है,
उन सारी तड़पन का यहाँ पर वो अपनी सखी को एहसास करवाती है। इन पंक्तियों में विशेष हम देखते हैं तो प्रकृति का उद्दीपन रूप इन संपूर्ण रचनाओं में, ये संपूर्ण पंक्तियों में है। दूसरा, लोचन सीमा। यहाँ सीमा का अर्थ है कि पूर्ण पराकाष्ठा। आंखों से आंसू झर रहे हैं, वो धीरे धीरे नहीं बल्कि जितना वो झलक सकते हैं। यहाँ पर कवि उस पराकाष्ठा को बताना चाहता है, उस दर्द उर्मिला की उस वेदना, उस विरह की पराकाष्ठा को बताना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सीमा शब्द का प्रयोग किया। अलंकार की बात करें तो इन संपूर्ण पंक्तियों में मानस सफरी में मानस पर सफरी या हृदय पर मछली का अभेद आरोप है। तो जब अभेद आरोप होगा तो निश्चित रूप से वो रूपक अलंकार होगा। तो ये रहा आपका मैथिली शरण गुप्त द्वारा साकेत के नवम सर्ग जो आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, उसकी संपूर्ण व्याख्या। आज बस इतना ही। नमस्कार, बाय।